क्या घोसी उपचुनाव ने ये तय कर दिया है कि पीडीए इंडिया पर भारी पड़ने वाला है? क्या घोसी उपचुनाव ने यह भी तय कर दिया है कि अखिलेश यादव की रणनीति पीडीए पर कारगर होगी और 80 लोकसभा चुनाव वाले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मजबूत होगा? लेकिन मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी के न होने से उत्तर प्रदेश के राजनीति पर घोषी उपचुनाव ने कौन सी नई एक संभावना या गुंजाइश का रास्ता इशारे में बता दिया है? पीडीए की रणनीति क्या वाकई जमीन पर कारगर होती दिख रही है? आंकड़ों के वो कौन से खेल हैं जिनके बिना पर समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा तेजी से लगाना चाह रही है? इस पूरे खेल में कहां वो गुंजाइश है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीडीए जमीन पर न दिखे और बीजेपी उसकी कोई और काट ढूंढ ले आए? इन सब को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी हलचल मची हुई है। आइए आज की वीडियो में कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। 2017 के आंकड़े, 19 के आंकड़े और 2022 के आंकड़े कि पीडीए जिसे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के स्लोगन में आया है, उस पीडीए ने 19 और 22 में किसे वोट दिया, 17 में किसे वोट दिया, कहां कितने परसेंट की गुंजाइश बच रही है, जिसके आधार पर अखिलेश यादव ये कहते भर यहां तक कहते हैं कि अगर पीडीए कारगर हो गया तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कितनी हकीकत है इस बयान में, इस वीडियो में इसकी पड़ताल करते हैं। स्वागत है आपका मेरे इस खास मंच पर। भारत की राजनीति में नारों की बड़ी अहमियत है। एक जमाने में गरीबी हटाओ का नारा भी एक राष्ट्रीय नारा बन गया था। नारे बदलते रहे। 1993 में एक नारा लगा था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा हो गए। और जय श्री राम किसी धर्म को हवा करने की बात नहीं थी, वरना आजकल के लोग तो कह देंगे कि भाई जैसे सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। नहीं, जय श्री राम इज अ पॉलिटिकल स्लोगन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो नारों की अहमियत यह है। एक जमाने में भाजपा के नेताओं ने नारा दिया, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। फिर नारे बदलते चले गए। बाद में नारा आया कि सबका साथ सबका विकास। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार। तो कुछ नारे लोगों तक कैच कर जाते हैं, मुद्दा बन जाते हैं, हावी हो जाते हैं, चुनाव की दिशा प्रभावित करने लगते हैं। जैसे 2017 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया था, काम बोलता है। और इसके जरिए उन्होंने कोशिश की थी कि हम उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को इस बात के लिए कन्विंस करें कि हमने बहुत काम किया, इसके नाम पर हमें वोट दीजिए। हालांकि उनको कामयाबी नहीं मिली, काम की बजाय कुछ और बोल गया। 2022 में फिर से एक कोशिश की गई कि हम लोगों को जोड़ेंगे, लेकिन 24 के चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नारा बहुत बुलंदी से लगाया जा रहा है, पीडीए। एक तरफ एनडीए है, यानी भाजपा का अलायंस, और दूसरी तरफ पीडीए। अखिलेश यादव घोसी उपचुनाव के बाद, खासकर जब अपनी जीत के बाद कॉन्फिडेंस में हैं, तो लगातार इस बात को बड़े बड़े मंचों पर रख रहे हैं कि अगर पीडीए चल गया तो भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यानी साफ तौर पर जो समाजवादी मूल्यों की राजनीति थी, वंचित, शोषित, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पक्ष में खड़े होकर सियासत को रखना समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि पीडीए के जरिए हम अपने मूल्यों को जोड़ सकें। गौरतलब है कि पीडीए का अर्थ कतई नहीं कि अब समाजवादी पार्टी ने अपने यहां के सवर्ण नेताओं को टिकट देने और पद देने से मना कर दिया है, ऐसा नहीं है। खुद घोसी में जो कैंडिडेट थे वो सुधाकर सिंह थे। लेकिन इसके पीछे का खेल क्या है? समाजवादी पार्टी का ये क्लेम है कि हम जो समाजवादी मूल्यों में भरोसा रखने वाले, एक जमाने में जनेश्वर मिश्र और मोहन सिंह, मुलायम सिंह यादव से एक बार एक किस्सा में पूछा गया कि भाई आप तो यादवों के नेता हैं, यादवों की बात करते हैं। मरहूम नेताजी ने कहा कि मेरे एक तरफ जनेश्वर मिश्र बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ मोहन सिंह।
और उस समय की समाजवादी पार्टी समाजवादी मूल्यों पर चलने वाली पार्टी हुआ करती थी। अब अखिलेश यादव लगातार इस बात को कोशिश में ला रहे हैं कि अंबेडकरवाद के साथ समाजवाद का रिश्ता होना चाहिए और इस रिश्ते के जरिए यह कोशिश की जाए कि जो अपर कास्ट में समाजवादी मूल्यों और संविधान को मानने वाला अपर कास्ट का वोटर है, नेता है, वो तो हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। अब हमें उनको अपने साथ लाना है जो वंचित शोषित जमात के लोग हैं, और इसके लिए उन्होंने नारा दिया है PDA। और इस नारे की पड़ताल के लिए हम आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहते हैं, CSDS लोक नीति का आंकड़ा। और बहुत गौर से इस आंकड़े को समझेंगे तो आप PDA के खेल के पीछे की पॉलिटिक्स को समझ जाएंगे, PDA की उम्मीदों को समझ जाएंगे कि किस उम्मीद पर PDA का नारा दिया जा रहा है। और यहां तक कहा जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा कि अगर PDA चल गया तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, यहां कुछ सूत्र मैं आपको देता हूं। 2022 के चुनाव में मैं इन जातियों के वोटिंग परसेंटेज को आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यह CSDS और लोक नीति का आंकड़ा है। 6% ब्राह्मण और 7% ठाकुर वोट अगर समाजवादी पार्टी को 2022 में मिल रहा है तो ये 6-7% वो है ना जो संविधान और समाजवाद को मानते हैं। अखिलेश यादव इसको और साधने की कोशिश करेंगे कि ये 10 तक पहुंच जाए। अब आइए नीचे, जाट वोट 33% है जो सपा, और जो आंकड़े मैं दे रहा हूं ये 2022 के विधानसभा चुनावों के आंकड़े हैं। 33% जाट वोट था। और उसके बाद आप याद करेंगे कि जाटों के बड़े नेता के रूप में जयंत चौधरी लगातार अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, और वही दूसरी तरफ उन्हें राज्यसभा बेच करके अपने गठबंधन को और पुख्ता करने का काम अखिलेश यादव ने किया। तो उनका मानना यह है कि अगर इसमें 10% से 12% भी बढ़ोतरी, जो कि स्वाभाविक है, किसानों के मुद्दे, सांड का मुद्दा, अब यह अलग बात है कुछ ज्यादा ही ट्वीट अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पर आता है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको पता होगा कि एक बड़ा मुद्दा तो है सांड, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि इतना ट्वीट कर दो, लेकिन मुद्दा तो है। इसको लेकर के किसान सबसे ज्यादा परेशान है, और किसान अपनी पॉलिसी, गन्ने के भुगतान, और अभी आपने पिछले दिनों वीडियो देखी होगी कि पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं उनके घर को घेर लिया था किसानों ने कि भाई आपने जो 2 साल पहले वादा किया वो तो पूरा कर दो, मुनाफा दोगुना, आमदनी दोगुनी करने की बात कही थी वो तो छोड़ो, जो तत्काल में गन्ने का भुगतान तो कर दो। इससे जाट वोटर एक मुश्त अगर इंटैक्ट होता है, और 10 से 12% का यहां एक उम्मीद है जो PDA के साथ जा सकते हैं। दूसरा एक जगह आप देखेंगे इस पूरे स्लॉट में कुर्मी, जिनकी आबादी 5% है, कोयरी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, इनकी आबादी तकरीबन 4% है, केवट, कश्यप, मल्ल्या, निषाद और इस तरह की और जातियां, इनकी आबादी मिला दें तो ये तकरीबन 4%, 5% ये भी हैं। और इन तीनों जातियों को अगर एक साथ जोड़ दें तो नॉन यादव OBC जातियां तकरीबन 15% हैं। अब यहां से एक दो सूत्र आप देखिए। एक तरफ पल्लवी पटेल, एक शानदार लीडर, वो जब बोलते हैं तो लगता है कि सोनेलाल पटेल की विरासत का एक नेता बोल रहा है, यानी अपना दल कमेरावादी वो इंटैक्ट हो रहा है, और वो अगर अपने जमीन पर और काम करे तो ये जो कुर्मी वोट तकरीबन 25% मात्र मिला था, और जाति जनगणना और आरक्षण और संविधान के सवाल को और इंटैक्ट कर दिया जाए तो PDA में यहां कम तकरीबन 8 से 10% की गुंजाइश, कोयरी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी। और यहां एक बहुत बड़ा सूत्र, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया स्वामी प्रसाद मौर्य को, और उससे बड़ी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ अखिलेश यादव खड़े होते हैं और विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के सामने एक सवाल करते हैं, बताएं मुख्यमंत्री के शूद्र का मतलब क्या है, अगर ये शूद्र ढाल न बने तो आप कभी सरकार में ना आ पाएंगे। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके बुद्धिज्म या सोशल जस्टिस को लेकर के मजबूती के साथ अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके साथ समाजवादी पार्टी एक हद तक खड़ी है। और अगर ये वोट बैंक जो कि 25%, 22 से 25% है, अगर ये 5 से 10% भी अगर इजाफा हो गया तो यहां PDA मजबूत होता दिख रहा है। केवट, निषाद, मल्ला और कुशवाहा जातियों के बीच से ये परसेंटेज बढ़ेगा। अदर बैकवर्ड कम्युनिटी की 16% आबादी है। PDA के जरिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि वो इस 16% में से, जो 16% में 23% वोट मिला था, यानी
तकरीबन 16% में से मान ले 4-5% आपको 5% मिला है, उसे 10 कर सकें। और यहां वो लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो अति पिछड़ी कम्युनिटी है, इसके लीडर्स को लगातार समाजवादी पार्टी अपने कार्यकारिणी में जगह दे रही है, कोशिश कर रही है। अभी उतनी जगह नहीं मिल पाई है जितने की मिलनी चाहिए। और इन नेताओं के भीतर जाति जनगणना के जरिए लोक जागरण अभियान समाजवादी पार्टी लगातार चला रही है। लेकिन अभी इसमें बहुत काम करने की बात है। वीडियो के आखिर में इस पर एक बात अपनी रखूंगा। फिलहाल ये जो 5% कुर्मी वोट, 4% कोयरी वोट, केवट मल्ला कश्यप निषाद 4% वोट और अदर बैकवर्ड 16%, अगर इन चारों को जोड़ ले तो तकरीबन 40% अदर नॉन यादव ओबीसी वोट हैं। और पीडीए इसे केंद्र में रख करके अपनी रणनीति बनाना चाह रही है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस 40% अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के वोटर को कैसे वापस बीजेपी से अपने खेमे में लाया जाए। इसके लिए कारगर रणनीति हो सकती है जाति जनगणना, इसके लिए कारगर रणनीति हो सकती है आरक्षण का मुद्दा, इसके लिए कारगर रणनीति है संविधान के बदले जाने का मुद्दा। लेकिन इन मुद्दों को अगर महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी, 250 किलो रुपए टमाटर, पेट्रोल, डीजल, रोटी, अनाज, नून, तेल, बुनियादी मुद्दों से अगर आप जोड़ दें, कैसे जोड़ेंगे मैं भी उसका एक फॉर्मूला बताऊंगा। तो यहां पीडीए मजबूत हो रहा है इन 40% कम्युनिटी में। और अब एक दूसरी जगह डी, यानी पिछड़ा तो यहां हो गया पीडीए का पी, अब डी का पीडीए का डी यानी दलित। 2022 का आंकड़ा बता रहा है सीएसडीएस का कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी के पास तकरीबन 12 से 13% वोटर इंटैक्ट रहे। और उत्तर प्रदेश के जातिवार जनसंख्या के आंकड़े को देखें तो जाटव वोटर खुद 12% है। माना यह जाता है कि मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी के साथ एक वोटर अगर एक मुश्त खड़ा है तो वो जाटव वोटर है। और बाकी जो नॉन जाटव कम्युनिटी है एससी की, शेड्यूल्ड कास्ट की, वो तकरीबन 8% आबादी इनकी है। इनमें से 23% वोट 2022 के चुनाव में सीएसडीएस और लोकनीति के आंकड़े के तहत समाजवादी पार्टी को मिला। और घोसी उपचुनाव में एक संकेत यहीं से मिलता है। जाटव वोट और नॉन जाटव शेड्यूल कास्ट वोट के सामने उनके वोट पॉलिटिकल बिहेवियर को देखिए। मैंने इंट्रो में जो बात कही थी यहां उसको समझने की जरूरत है। मायावती जी एक शार्प लीडर हैं, बड़ी नेता हैं, हार्ड बार्गेनर हैं। उन्होंने घोसी उपचुनाव से एक इशारा कर दिया कि देख लो, मेरी ताकत यह है कि अगर मैं लड़ जाती तो जैसे 2022 के चुनाव में 52,000 वोट मिला था ना बसपा कैंडिडेट को, और 42,000 से सुधाकर सिंह नहीं जीत पाते। तो इंडिया को भी इशारा है, बाकी एनडीए को तो इशारा है। इसलिए वहां पर एक सूत्र है बसपा के न होने का। लेकिन मैं जो इस पीडीए वाले समीकरण में एक सूत्र देखना चाह रहा हूं वो ये है कि जब बसपा का विकल्प वोटिंग के समय नहीं था तो पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का। कोशिश की गई कि वोट डालने मत जाओ, नोटा पर दे दो, नोटा पर दिया भी। लेकिन जब पॉलिटिकल अल्टरनेट चुनने का जब मौका आया तो घोसी का चुनाव बता रहा है मेजॉरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट वोटर यानी दलितों में जाटव और नॉन जाटव दलित, इन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है और सपा के पक्ष में दिया है। 32% 2022 में जब वोट पड़ा तो आप आंकड़े देखिए, तकरीबन 10 से 15% वोटर शेड्यूल कास्ट के बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सपा को वोट दे रहे हैं। तो यहां एक सूत्र दिख रहा है, जैसे यादवों की तरफ सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी करती है और लोकसभा चुनाव में मेजॉरिटी उधर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार ये जो समीकरण पीडीए का बना है वो यहां काम करता हुआ दिख रहा है कि अगर उनको विकल्प चुनना होगा भाजपा और अन्य में बीएसपी के अलावा, तो भाजपा के खिलाफ वोट देने का प्रतिशत ज्यादा है। और यहां से एक फॉर्मूला बार बार हम कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन को यूपी की 80 सीटों को और मजबूती से लड़ना है तो किसी भी तरह से बसपा को साथ लाना चाहिए। एक तो क्लियर प्लान ए, और पीडीए तब और ज्यादा कारगर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है और बहुजन समाज पार्टी अलग से चुनाव लड़ती है
तब पीडीए कारगर होगा कि नहीं, सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे कारगर होगा? फिर कारगर ये होगा 40% अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के वोट और तकरीबन 8% नॉन जाटो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वोट। ये तब आपको मिलेंगे जब जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल, उनके साथ जब ओम प्रकाश राजभर के विकल्प में जब रामअचल राजभर, निषाद के विकल्प में एक लीडर आपके मंच पर दिखाई दे, जैसे महेंद्र राजभर को आपने रखा, आजम खान हो, राजपाल कश्यप हो, आपके पास लीडरशिप है नरेश उत्तम पटेल से लेकर के राम गोविंद चौधरी तक, और उस लीडरशिप के बगल में एक बड़ा लीडर और खड़ा होना चाहिए और उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। ये प्लान बी बता रहा हूं। प्लान ए अभी भी मैं कह रहा हूं कि बसपा के साथ चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए। बिना इसके पीडीए एक चुनौती बना रहेगा। लेकिन अगर बसपा अड़ी रह गई आखिरी तक, जिसकी उम्मीद कम है, मैं अभी भी मानता हूं आखिरी वक्त में देखिएगा खेल होगा, लेकिन मान लीजिए वो ना हुआ और बसपा अलग रही, तो 14 अप्रैल महू में जो मध्य प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन एक तस्वीर आई थी ना, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रामन। इस तस्वीर के बाद जो अखिलेश यादव का लगातार एक कोशिश है, बयान है, अंबेडकरवाद और समाजवाद, लोहियावाद को एकजुट करके जितने भी लोग संविधान बचाना चाहते हैं वो हमारे साथ आए, बीजेपी को हम हराएंगे मिल करके। तो मिलने का रास्ता यहां है। और अगर चंद्रशेखर आजाद जुड़ते हैं तो ये जाटव वोट जो 12% इंटैक्ट है, अगर उसमें 1 से 2% भी पीडीए की तरफ आया, 8% में से 6% भी पीडीए की तरफ आया, तो ये 7-8% वोटर एडिशनल है जो पीडीए को मजबूत करेगा और बीजेपी को कमजोर करेगा। लेकिन इसके लिए एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। और अगर चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल, रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, राजपाल कश्यप, राम गोविंद चौधरी, एक अम्ब्रेला बनेगा और उस अम्ब्रेला के जरिए लोक जागरण अभियान का एजेंडा पब्लिक के बीच में जाएगा। कि लोक जागरण कब होगा, सबका साथ सबका विकास कब होगा? जब हम पूरे पब्लिक में पूछेंगे, बताओ आरक्षण का विरोधी कौन है, बताओ 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में किसने 4% ओबीसी का हक कर दिया और उनके 20,000 सीटों का घोटाला कर दिया, बताओ। ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में जाने चाहिए। 6800 सीटों का आज भी विवाद वहां पर सामने है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, अरे 5% ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन ओबीसी से ज्यादा मिल रहा है। इसके आंकड़े पूरा सोशल मीडिया से लेकर के गांव गांव कस्बों में कौन सी जाति कितने % आबादी है, यह जाति जनगणना के जरिए पता चलता है और बीजेपी नहीं होने दे रही है। और अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो आपको ये फायदा होगा, अमुक 1 2 3 4। तो एक पॉलिटिकल स्लोगन अगर जमीन पर उतरने में कामयाब कराना चाह रहे हैं आप, तो एक तो आपको मंच को डाइवर्सिटी के साथ सबका मंच दिखाना होगा। दूसरा कि इन 40% और 50% वोटर जो पीडीए का अभी भी फ्लक्चुएटिंग फ्लोटिंग वोट है, इसको साथ लाने के लिए जातिवार जनगणना, आरक्षण, संविधान बदलने का सवाल, इन सब के साथ महंगाई, बेरोजगारी, खेती किसानी के सवाल को क्लब करके आखिरी व्यक्ति तक आपका कैडर लेकर अगर पर्चा एक जाएगा और उसे यह समझाएगा कि आप उसके लिए क्या करने वाले हैं और आप उसकी आवाज बन रहे हैं, तो बीजेपी से नाराज वोटर आपकी तरफ शिफ्ट होने की गुंजाइश रखेगा और तब पीडीए हावी होगा। वरना जनवरी 2024 में एक नया हलचल उसी उत्तर प्रदेश में, राम मंदिर उद्घाटन, विश्व हिंदू परिषद अलग रैली निकालेगा, बजरंग दल अलग शोभा यात्रा निकालेगा, आरएसएस के लोग गांव गांव जाएंगे और इन्हीं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को यह समझाएंगे, गर्व से कहो तुम हिंदू हो, और बन गया राम मंदिर। आपके पास काट क्या है? मंदिर चाहिए या विश्वविद्यालय? मंदिर चाहिए या नौकरी? विरोध मत करिए। आप पॉलिटिशियन, आप विरोध नहीं कर सकते मंदिर का, आप उस पर मत जाइए, लेकिन आप ये तो पूछिए इसकी जगह आपसे छीन क्या लिया गया। और वो उसमें से आधा आबादी तैयार बैठी है एंटी बीजेपी वोट देने के लिए। तो आपके पास सांप्रदायिक राजनीति की काट सामाजिक राजनीति ही है। ध्यान से समझिएगा, सांप्रदायिक राजनीति की काट
सामाजिक राजनीति है। सांप्रदायिक नफरत को सामाजिक मोहब्बत और हिस्सेदारी से आप जवाब दे देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो पीडीए कामयाब हो जाएगा। और अगर पीडीए कामयाब हुआ तो फिर 24 के चुनाव में शेर बदल जाएगा। डंकापति, जिल्ले इलाही, शहंशाह हिंदुस्तान, जो हर चीज की क्रेडिट लेना चाहते हैं, 2004 की तरह 2024 में खेल पलट जाएगा। इसलिए पीडीए में गुंजाइश है, बशर्ते कि मेहनत अभी कई गुना ज्यादा करनी है। और आम कार्यकर्ताओं को, बड़ी बड़ी रैलियों को एक साथ चलाते रहिए, लेकिन आम कार्यकर्ताओं को अगर घर घर भेजने की रणनीति बनाते हैं और मुद्दों को आम जनता तक समझाते हैं, मेरी पूरी उम्मीद इस बात की है कि 5 किलो अनाज लेने वाली जनता वोट बीजेपी के खिलाफ देने को तैयार बैठी है। आप वोट कितना ले पाते हैं? बारिश हो रही है, बर्तन कितना बड़ा है, बारिश के दिशा में कितना है, इससे तय होगा कि उसमें पानी कितना आएगा। दोष बारिश का नहीं, अपने बर्तन के सहेजने और ठीक जगह ठीक तरीके से रख देने को रणनीति अगर बना लेते हैं तो बारिश आपके सामने हो रही है। आपका क्या मानना है इस पूरे विषय पर? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।